दोस्तों नमस्ते, मैं हूं अमरकांत और आज के मेहमान प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपको तो पता ही है कि हम इस प्रोग्राम में फिल्मों से जुड़ी, खेलकूद की दुनिया से जुड़ी, साहित्य से जुड़ी तमाम अलग अलग फील्ड से जुड़ी हस्तियों को बुलाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनकी जो खासियत होती है वो आप तक भी पहुंचाते हैं, उनके मन की बात आप तक पहुंचाते हैं। तो आज ऐसी ही एक शख्सियत का परिचय मैं यहाँ आपसे करवाने वाला हूँ। हालांकि जिस फील्ड में वो हैं उस फील्ड में वो किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं, लेकिन वो पर्दे के पीछे काम करती हैं, इसलिए ज़रूरी है कि मैं आपसे उनका परिचय कराऊं। मुंबई से चल के हावड़ा की ओर जाने वाली 4 टाउन एक्सप्रेस आज अपने निर्धारित समय से 2 घंटा देरी से जाने की संभावना है। यात्रियों से निवेदन है, कृपया प्लेटफॉर्म नंबर 10 पर प्रतीक्षा करें। अरे ये अनाउंसमेंट कहाँ से आ रही है भाई? The subscriber you've called is currently unavailable. Please try again later. अरे आपने जिस उपभोक्ता को कॉल किया है वो इस वक्त व्यस्त है। कृपया थोड़ी देर बाद कोशिश करें। ये क्या बात है? मैंने तो कोई फोन लगाया नहीं। ये आवाज़ कहाँ से आने लगी भाई? मुंबई से चल के हावड़ा की ओर जाने वाली 4 टाउन एक्सप्रेस आज अपने निर्धारित समय से 2 घंटा देरी से जाने की संभावना है। यात्रियों से निवेदन है, कृपया प्लेटफॉर्म नंबर 10 पर प्रतीक्षा करें। हाँ तो दोस्तों, आपको क्या लग रहा है कि हम किसी स्टेशन पर पहुंच गए हैं या किसी गाड़ी की प्रतीक्षा कर रहे हैं? जी नहीं, प्रतीक्षा आपको थी, पूरी हो गई, हमको थी, पूरी हो गई। हमारी मेहमान स्टूडियो में आ गई हैं, मेघना एरंडे। थैंक यू। ये कोई छोटी सी बच्ची नहीं है। ये छोटी सी बच्ची की जो आवाज़ आप सुन रहे हैं, यही इनकी खासियत है, यही इनकी खूबी है और यही इनकी पहचान है। अलग अलग तरह की आवाज़, हर उम्र वर्ग की आवाज़ मेघना के गले से ऐसे निकलती है जैसे झरने से पानी बह रहा हो। तो मेघना, बहुत स्वागत है आपका विविध भारती के स्टूडियो में। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लग रहा है। और जिस तरह से यहाँ पे सबने स्वागत किया, वो इतना ओवरवेलमिंग था कि मुझे ऐसे लग रहा है मैं मायके आ गई हूँ। बिल्कुल। इसे आप मायका भी कह सकती हैं, ससुराल भी कह सकती हैं, अपना घर भी कह सकती हैं, क्योंकि विविध भारती वो जगह है जहां हर कलाकार का सम्मान होता है। और फिर आप तो अपनी फील्ड की मानी हुई बहुत बड़ी कलाकार हैं। और धीरे धीरे जब हमारी बातचीत आगे बढ़ती जाएगी, हमारे श्रोता जो हैं वो आपको और करीब से पहचानने लगेंगे, जी। वो जानने लगेंगे कि मेघना क्या है। तो मेघना, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो आवाज़ की आपकी खूबी है, हाँ। ये आपको पहली बार कब महसूस हुआ कि आपके गले में ऐसी कोई खासियत है? तब तो मेरी आवाज ही ऐसी थी, आप तो मैं झूठ मूठ के निकालते हो। एक्चुअली जब मैं छोटी थी तो बालमोहन विद्या मंदिर स्कूल है शिवाजी पार्क में। जी। तो स्कूल में काम करती थी। फिर जो एजुकेशन कंपटीशन होता है, ऐसे सारे कंपटीशन में हिस्सा लेती थी। तो हमारी टीचर थी, ड्रामा टीचर विद्याताई पटवर्धन। जी। तो उन्होंने ये बात नोटिस की कि जब मैं माँ का रोल करती हूँ, अच्छा बेटा कहाँ जा रहे हो, ये बोलती हूँ। अगर मैं दादी का रोल कर रही हूँ, अच्छा बेटा क्या कर रही हो, ये बोलती हूँ। तो उन्होंने वो डिफरेंस है ना कि ये बच्चे का भी बोल लेती है, बड़ों का भी बोल लेती है। और तब एक ना ऐड आती थी, बच्चों के पेट की जो दवा है, नाम ले हम्म। सकती हूँ उसका? हम्म। अच्छा, तो एक दवा आती थी तो ग्राइप वाटर। यस। तो तो वो जो ऐड थी ना, वो मैं घर पे करके दिखाती थी मेरी मम्मी को कि वो पहले बच्चा रोता था, फिर वो उसकी मम्मी आ गई, दादी आ गई, परदादी आ गए। तो वह सारी चीज़ें घर पे मेरी नौटंकी चलती रहती थी। तो आई बाबा ने नोटिस किया था, पर उनको इतना मतलब उस बात का ये नहीं था कि ये करियर भी मतलब बहुत ही सीधे साधे हैं मेरे आई बाबा। हम्म। एकदम अच्छे से अपने मस्त खाओ पियो, बच्चियों का अच्छे से उनको बड़ा करो, संस्कार दो। ऐसे एक अच्छे से प्यारे से घर से मैं बिलोंग करती हूँ, बहुत ही प्यारी फैमिली है। तो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि इसका आगे जाके कुछ हो सकता है।
वैसे भी उनको शायद पता भी नहीं होगा कि आवाज का भी कोई काम होता है हाँ। या कोई ऐसी नहीं वैसे चीज तो होगी। ना थोड़ा म्यूजिक का बैकग्राउंड है घर पे, मेरे बाबा सारे वाद्य बजाते हैं, मेरी सिस्टर गाती हैं, तो उनका था कि मैं गाने में थोड़ा कुछ करूं। फिर मैं क्लास में भी जाती थी, गाना भी सीखती थी जब छोटी थी, तो फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में। पर वो जो नौटंकी थी ना, हम्म। तो वो मेरे टीचर को समझ में आ गई, तो उन्होंने मेरी आई बाबा को बताया। तब जी। तक भी फिर भी आवाज़ की दुनिया थी नहीं, तभी तक नाटक एक्टिंग उसी में मशगूल थी। फिर मैं फिल्म्स में काम करने लगी बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट। लेकिन जहाँ तक मुझे मालूम है कि जब इस तरह की चीजें हुई तो शुरुआत ऑल इंडिया रेडियो के मराठी सेक्शन में वो जाना शुरू किया पहले था। एक्टिंग शुरू की, हम्म। तो एक्टिंग में मैं खुद को डब करती थी, क्योंकि पिक्चर पूरी हुई तो अपने आप को डब करना है। तब तो मैं हेडफोन नहीं है, कुछ नहीं है, पायलट नहीं चाहिए, क्योंकि पहले तो रटे हुए डायलॉग्स हैं, वही बस बोलना है, जहाँ पे शुरू हो गया बोल और दिया, जहाँ अपने पे खत्म हो गया बंद कर दिया। और अपने पंक्चुएशन मालूम ही होते थे। हाँ, तो तब मैं खुद के लिए डब करती थी। फिर उसके बाद जब मैं दूसरों को डब करने लगी, दूसरे कैरेक्टर्स को, उसके बाद रेडियो से मेरी शुरुआत हुई। प्लेज होते थे, नाट्य वाचन होता था, तो हमारे टीचर हमें टैक्सी में सब बच्चों को डाल के लेके जाती थी, और वहाँ पे हम लोग को बहुत अच्छी सैंडविच और कॉफ़ी मिलती थी, पता है? चर्च गेट में। हाँ। चलो ठीक है, चाय तो मैं आपको पिलवा चुका हूँ, लेकिन आपके लिए एक खास डिश है जो हमारी मुंबई की, जिसके बारे में भी हमने बात की थी, मिसल मिसल। पाव। तो मुझे वो लगता वेट है कर रहा कि है। ये डबिंग भी ना एक मिसल की तरह है। बिल्कुल, तो ठीक वो है, मिसल तो पाव हम जो खाएंगे। आवाज है ना, वो एक उसड़ मटकी वो उस तरह पे है, उसमें इमोशंस डाल दो तो फरसान हो गया, और फिर उस पे अपना स्पीड और वॉल्यूम डाल दो तो कांदा हो गया, और एक मस्त अच्छे से डबिंग करो तो पूरी लज्जतदार मिसल तैयार। तो ठीक है, हम मिसल खा लेते हैं। तो मेघना, ये ख्वाबों की बात हो गई, घर फिल्म का गाना था, आपको कैसे सूझा ये गाना? मेरे घर पे ना रेडियो लगता था, और मेरी जो मम्मी है, हम्म। मैं उनको आई बोलती हूँ, हम्म। तो आई है ना, वो एक बहुत ही आदर्श आई है, ओके। हम्म। लेकिन जब वो काम करती है तो उनको बस रेडियो चाहिए, हम्म। तो ही उनसे काम होता है, उनका चार्जर है रेडियो, मतलब। और विविध भारती इस मामले में सबसे बेहतरीन साथी है। हाँ, तो मेरी परवरिश वैसे हुई है कि आई बस गाना लगा देती है, अपना काम करती थी, हम अपना, मतलब अभी तो इतना हो गया था एक पॉइंट पे कि जब तक गाने नहीं लगते मैं पढ़ाई नहीं कर पाती थी। तो वो आदत हो गई थी, वो मुझे लगता है कि मेरी आई ने मेरे पे किए हुए ये संस्कार हैं कि वो रेडियो लगाती थी। आप विविध भारती बोलते हैं, हम तो रेडियो बोलते हैं। जी, रेडियो का मतलब ही विविध भारती होता है। तो वो होता है ना घर पे रेडियो, अरे रेडियो लावा, रेडियो लावा, वो सब माहौल रहता था। और मेरे बाबा ना बहुत अच्छा गाते भी हैं, और उन्हें सारे गाने याद होते हैं। कोई भी मतलब उनको पंक्ति पूछ लो कि बाबा इसके बाद क्या है, तो बता देंगे। जी जी। और फिर हमारे पास अभी कैरियोके आया है, तो कैरियोके पे भी बहुत सारे गाने चलते रहते हैं, हमारी पार्टीज होती हैं, कैरियोके पार्टी। चलिए उस पार्टीज के बारे में भी बात करेंगे। और अभी चाय और अभी कॉफी का ऑर्डर दिया है। हाँ। तो जब तक कॉफी रेडी होती है, हाँ, हाँ। तब तक मुझे ये बताइए, आपकी ये आपने बताया कि आप फिल्मों में काम करने लगी, हाँ। ये सब हुआ, तो छोटी थी उम्र आपकी, लेकिन फिर धीरे धीरे आपको ये इंडस्ट्री पता चली होगी, ये डबिंग की, वॉइसिंग की, वो शुरुआत फिर कैसे हुई, उस तरफ कैसे जाना हुआ? डबिंग तो था, डबिंग तो चल ही रहा था, पर मैं एक ऐसे कगार पे थी कि जहाँ पे मुझे एक्टिंग या डबिंग, जब आप 14-15 साल के होते हो, तो यहाँ ना यहाँ के ना वहाँ के, जब छोटे भी नहीं हो बड़े भी नहीं हो, वो टाइम पे आपको डिसाइड करना पड़ता है। तो चाइल्ड आर्टिस्ट का तो एक ठप्पा लग गया था मेरे पे कि ये चाइल्ड आर्टिस्ट का ही काम करती है। तो मेरे आए बाबा इतने होशियार थे, अब समझ में आ रहा है जबकि मैं पेरेंट बन गई हूँ, कि उन्होंने मुझे बताया कि बेटा तूने अगर अपनी पढ़ाई ठीक से नहीं की, अच्छे नंबर नहीं लाए, तो हम तुम्हारी डबिंग बंद करवा देंगे। हाँ। मतलब इतनी चालाकी से उन्होंने ये कन्वे कर दिया कि आपको पढ़ाई पूरी करनी है, और उनको शायद पता चल गया था कि डबिंग मेरी दैट्स माय वीकनेस, दैट्स माय स्ट्रेंथ। जी। तो उन्होंने बोला अगर आपने अच्छे मार्क्स नहीं लाए बेटा तो डबिंग बंद करवानी पड़ेगी, एकदम हंसते हंसते बोल दिया उन्होंने। तो फिर मुझे पता चला कि दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन माई लाइफ, कि भगवान ने अगर मुझे कुछ अलग हुनर दिया है तो मुझे उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, मुझे उसको डेवलप करना चाहिए। तो उसके बाद जो एक 14-15 ईयर्स की थी, उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं एक्टिंग पे नहीं तो मैं डबिंग पे कॉन्सेंट्रेट करूँगी। और डबिंग इज़ द बेस्ट फील्ड, क्योंकि जब आप एक्टिंग करते हो तो आपके पास मेकअप है, जेस्चर्स है, पोस्चर्स है, सेट्स है, सब कुछ दिख रहा है।
पर जब आप डबिंग करते हो बस गला एक ही चीज़ आपके पास है, वही आपकी कला है। तो एक गले से ये जो सारा विश्व तैयार करना है, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अभी भी मैं सीख रही हूँ, 30 साल हो गए, फिर भी आज भी माइक पे जैसे अभी हम लोग आए तो धड़ हो रही थी आज भी। बिल्कुल। और एक सही कलाकार की यही निशानी है हाँ कि वो हर वक्त सीखे। हाँ आज मुझे विविध भारती में इतने साल हो गए, हम जब अपना फेडर अनाउंसमेंट का फेडर खोलते हैं हाँ तब भी फेडर पे हाथ रखते हुए हाँ हमारा दिल जोरों से धड़कता है। धड़कता है। कई बार कोई स्पेशल ब्रॉडकास्ट होता है, हाँ। हमारे पसीने छूटने लगते हैं। लेकिन अगर हम ये सोचकर खोलें फेडर कि हाँ। नहीं हमको तो सब आता है, हाँ तो शायद हम जरूर गलती करेंगे। आई नो। पर पता है सर, अभी आप भी डबिंग आर्टिस्ट हो, डायरेक्टर हो, मैं भी हूँ। लोगों को लगता है हाँ डबिंग ना वो तो कोई भी कर लेता है, पर ऐसी चीज़ नहीं है। इसके लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है और ये भी एक मतलब साइंस है। जी, इस मेहनत और इस साइंस के बारे में हम बात करेंगे मेघना, लेकिन उससे पहले आप मुझे ये बताएं कि आपने जब ये अलग अलग सीरीज पे डबिंग करनी शुरू की, अलग अलग कैरेक्टर्स के लिए, तो ये कोई फिक्स कैरेक्टर के लिए आपको चुना जाएगा, उसकी क्या प्रोसीजर होती है, कैसे चुना जाता है कि नहीं ये आवाज़ जो है वो मेघना ही निकालेगी, या इस कैरेक्टर के लिए इस तरह की आवाज़ होनी चाहिए, ये डिसाइड कौन करता है, कैसे होता है? बहुत अच्छा सवाल है सर। अब आज तक मुझे ये सवाल किसी ने नहीं पूछा था, क्योंकि सबको लगता है कि आप एस्टैब्लिश हो गए हो तो आपको सारे ऐसे ही मिलते होंगे। तो जी। वैसी बात नहीं है। पहले चैनल में एक शो आता है, चैनल का जो वेंडर होता है उसके पास सारी रिक्वायरमेंट जाती है, फिर वो क्लाइंट को देता है। क्लाइंट आपको अपॉइंट करते हैं, आपको ऑडिशन देने पड़ते हैं। आज भी मुझे ऑडिशन देने पड़ते हैं। मुंबई में 5,000 से ज़्यादा वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, तो आपको ऑडिशन देनी पड़ती है। एक ही कैरेक्टर के लिए 4 से 5 लोग ऑडिशन देंगे। उसमें से फिर जो ऑडिशन है वो वापस क्लाइंट से वेंडर के पास जाएगी, वेंडर से वो चैनल में जाएगी। चैनल में उनके नाम वाम तो पता है नहीं, तो जो कैरेक्टर जो ओरिजिनल डब किया गया है उसके जो सबसे नज़दीकी वॉइस है, जिसने बहुत अच्छा अडाप्ट किया हुआ है, जिसने बहुत अच्छा मिमिक करा हुआ है, जो उस आवाज़ को सूट है, उसी को वो कैरेक्टर मिलेगा। जी। तो यहाँ पे सीनियरिटी कुछ नहीं मैटर नहीं करता, यहाँ पे कुछ नहीं, जो वो आवाज़ मैच करे उसका वो कैरेक्टर मिल जाता है। तो एक देखिए मुझे इशारा मिल रहा है कॉफ़ी का, आप एक काम कीजिए, एक कोई ऐसी वॉइस सुनाइए। तो एक ऐसा कैरेक्टर था जिसके लिए समझो 50 तो ऑडिशन हुए होंगे और 50 में मेरा नंबर लगा, इसलिए मुझे वो फेवरेट कैरेक्टर है। कौन सा? मेक वे फॉर नॉडी। और वो नॉडी मैंने काफ़ी सालों तक अच्छा, नॉडी का, नॉडी हाँ आपने किया है? जी, हो, टॉयलैंड में आता है तो नॉडी तो बच्चों में बड़ा फेमस है, जी। आज भी फेमस और है। बहुत प्यारा है। और नॉडी इस तरह से बोलता है मैं हूँ छोटा नॉडी, फिर मैं चाहूँ तो इतने सारे नॉडी से क्या ऐसा जो ना हो, जो होगा ये दिन पूरा तो कर लूंगा ये काम, इतने सारे नॉडी से मुश्किल हो जाए आसान। हेलो विगेस, क्या कर रहे हो? मैं तो कॉफी का वेट कर रहा हूँ, लेकिन अब ये आवाज जो है ना तुमने सुनाई है बहुत अच्छी लग रही है, गूंजेगी। आपने कहा ये मेरा पहला प्यार, ये हाँ। मेरा पहला नशा था, जी। तो ये नशा फिर धीरे 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 जब बढ़ने लगा, हाँ। चढ़ने लगा, हाँ। दिमाग खराब तो नहीं हुआ? हावी जरूर हो गया। हो गया ना। ये नशा कोई भी हो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। हाँ वो तो है, क्योंकि एक लत लग जाती है ना कि जी। डबिंग करना है, मुझे सारे मेन कैरेक्टर्स करने हैं, जी। फिर वो एक कंपटीशन सा हो जाता है। बट द बेस्ट पार्ट अबाउट डबिंग इंडस्ट्री इज कि आपकी कंपटीशन खुद से होती है, जी। दूसरे आर्टिस्ट से नहीं होती, क्योंकि आपको जो कैरेक्टर मिला है उससे अच्छा आपको दूसरा अपना ही कैरेक्टर करना है। तो जो एक्सीलेंस है वो अपने आप में एक आगे आगे बढ़ते जाता है। तो जैसे अगर कुछ उर्दू के नुक्ते हैं वो मुझसे नहीं हो रहे, या फिर समझो जैसे बोलते बोलते साजिश या फिर ऐसे कुछ वर्ड्स आ गए और उसमें रिटेक हो गया, तो बहुत टेंशन हो जाती है, अरे ये वर्ड मैं बोल नहीं पाई, ये नहीं हो पाया मेरे साथ। तो वो थोड़ा सा अपने आप में ना कंपटीशन शुरू हो जाती है। मेरा सवाल इस पर ही आ रहा था हाँ कि मुंबईची मुलगी, हाँ हाँ मराठी मुलगी, एकदम। कशा काय ही हिंदी बोलते। अब प्रॉब्लम मेरे को ये सोचते सोचते लगा कि आखिर ये लैंग्वेज पे कमांड आई कैसे? हिंदी चलो ठीक ले भाई सीख ली, लेकिन उर्दू और उस पर फिर नुक्ते ख क ज कैसे किया ये?
क्योंकि ना आप जैसे अच्छे डायरेक्टर्स हमें मिले हैं, सुपरवाइजर्स मिले हैं। अभी क्या हो गया है, थोड़ा सा ना इंडस्ट्री में क्वांटिटी बढ़ गया है। जब मैंने काम शुरू किया था 30 साल पहले, तब सिर्फ क्वालिटी थी। तो हमारे डायरेक्टर्स ही हमारे गुरु होते थे। जैसा वो बोल रहे हैं बस उनका अनुकरण करो। तो वो जो चीज़ है ना जो हमने सीखी, जैसे विनोद शर्मा जी हैं, गोयल साहब हैं, लीला जी हैं, रूपा जी हैं, तो बहुत अच्छे अच्छे हमें आपको तो पता है, आप सब जी। आप भी 2-4 नाम ले सकते हैं प्लीज। चलो लेंगे, पहले आप करो क्योंकि मेहमान आप हैं, आपकी नहीं नहीं बातें नहीं, सुनना आज चाहते अच्छा हैं मैं यहाँ हमारे। पे आज बोल दूं कि 2 डबिंग आर्टिस्ट एक दूसरे से बात कर रहे हैं, 2 डायरेक्टर्स एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो आपको भी इसमें शामिल होना ही होगा। चलो मैं तो क्योंकि शामिल ये हूँ। ये एक ऐसी चीज़ है जो हम दोनों के दिलों के बहुत पास है, बहुत बिल्कुल करीब बिल्कुल है। सही बात। मतलब जब हम मिल रहे हैं तो आप मेरे डायरेक्टर हो और मैं एक आर्टिस्ट हूँ, ये नाता हमेशा रहेगा। बिल्कुल रहेगा। तो और लेकिन फिलहाल बीच में वो बातचीत में वो बहुत अच्छी बात चल रही थी कि वो फिर लैंग्वेजेस पे आ लैंग्वेज रहे के, थे हम लोग। हाँ तो जैसे मैं अभी मराठी बोलती हूँ घर पे, मेरी बच्ची भी बोलती है, मेरी आई बाबा भी बोलते हैं। पर जब मैंने शुरू किया तो मैं 8 साल की थी। तो जैसे घड़ा नहीं होता, आप जो संस्कार करोगे, जैसे उसको शेप दोगे वैसे बनता जाएगा। तो जी वही चीज़ मेरे साथ हुई कि जैसे मेरी जो दोस्त हैं वो विराज अड़ाव है, जिनके घर में बस इंग्लिश बोली जाती थी। अंकुश झवेरी हैं जो सिर्फ गुजराती बोलते थे। सौम्या दान है जो बंगाली बोलते थे। या फिर शानोर मिर्ज़ा है जो बहुत अच्छी उर्दू बोल लेते हैं। तो हमारा जो ग्रुप था डबिंग आर्टिस्ट बच्चों का, वो हर एक अलग अलग जगह से आए हुए थे। पर उनकी जो लैंग्वेज का लहजा है वो उनकी हिंदी में कभी नहीं आया। बिल्कुल सही बात। क्योंकि जब बचपन से ही सिखाया गया था किस तरह से बोलना है, सुपरवाइजर्स अच्छे मिले थे। और फिर ना आपको काम भी करना पड़ता है इस बात पे कि आप किस तरह से बोल रहे हो। जैसे ಎಂತ ನಾನಿ ಕೊಡ್ತನೇಗ शैम्पू कादू सब्बू पैकेट सब्बू लेकुंडा मोरी की पोदूंगा। तो अभी शायद ये मुझे इसका मीनिंग भी नहीं पता चले, पर वो जिस कॉन्फिडेंस से बुलवाया गया था और जिस तरह से कि ये ऐसे नहीं, छोटी ही नहीं है, इसमें बड़ी लगानी है आपको। तो ये भी छोटे छोटे जो नुस्खे हैं जो हमें तैयार करते गए, सीखते गए। फिर दूसरों का सुनो, जैसे बहुत सारी हिंदी फिल्म्स देखी हुई हैं, इंग्लिश फिल्म्स देखी हुई हैं, ताकि वो सुनते रहो। बड़े जोर जोर से अखबार पढ़ा गया है कि कि हर चीज़ बोलनी चाहिए। मुझे सारे संस्कृत के श्लोक आते हैं। सो आई थिंक दैट हेल्प्ड मी अ लॉट कि मेरे आई बाबा ने मुझसे वो श्लोक बुलवाए। अभी मैं इरा से बुलवा रही हूँ, तो उसकी वजह से ज़बान साफ हो गई। बिल्कुल सही। हम इस पे और आगे बात करेंगे। जबान साफ हो गई, अब कान थोड़े से और साफ करने की जरूरत है। हाँ। उसके लिए एक सुरीली दवाई डालनी है। हाँ। तो वो कौन सी दवाई है? लग जा गले। दोस्तों इस समय मुझे पता है आप क्या बोलने वाले हो। क्या बोलने वाला हूँ? मैं कर दूं अनाउंसमेंट? बिल्कुल बिल्कुल करो। आपको Thank you बुलाया जी। इसलिए गया है कि आप अपनी सारी खूबियां यहाँ पे बता दें। हाँ, तो मेरे अनोखे अंदाज में ये है मेरी तरफ से अनाउंसमेंट। તમે સાંભળો છો વિવિધ ભારતી। ओए सडे प्रोग्राम दा नाम हैगा आज के मेहमान। आज पावणी कोणे बरं का आपली मुंबईची मुलगी मेघना एरंडे। होस्ट आची अमरकांत दुबे। वार्तालाप কেমন আছে? আমি ভালো, তুমি? আমি पण ভালো আছি। আমাকে বাংলা বুঝতে পারে, বলতে পারি না। हाँ लेकिन सिर्फ बोलना ही है आपको, और हिंदी में ही बोलिए प्लीज। हमारे सारे जो श्रोता है वो हिंदी ज्यादा समझते हैं। यस, हिंदी है हम। जी। मेरा भारत महान, जय हिंद। अभी ये सब हम करेंगे प्रोग्राम के बाद, कोई बात नहीं, ये भी हम रखते हैं। लेकिन हाँ। मैं ये तो बता दूं हमारे श्रोताओं को कि आपने जो ये बोला, ये क्या बोला? हाँ। साथियों, दोस्तों, श्रोताओं, ये मेघना ने कहा है कि विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज के मेहमान। आज हमारी मेहमान हैं मुंबई की मुलगी, मुंबई की प्यारी बिटिया मेघना एरंडे, जिससे बातचीत कर रहा हूं मैं। मेरा नाम इन्होंने बताया। हो गया, अब आगे बढ़ें। हाँ। चलिए, अब आपने बहुत सी खूबियां इस एक लाइन में ही बता दी। जी। हम बातचीत कर रहे थे गाने में से पहले, ये बात कर रहे थे कि किस तरह से आपने अपनी भाषा को, अपनी डबिंग के स्किल को और ज़्यादा रिच किया, कैसे उसको समृद्ध किया, अपनी अलग अलग भाषाएं सीखी, उनकी जो बारीकियां थी वो सीखी और अपने आप को उसके लिए तैयार किया। जी। अब इसके बाद जैसे आपने पहले एक नॉडी का कैरेक्टर बताया था, इसके बाद ऐसे कुछ स्टॉक कैरेक्टर्स जो आपके हैं जिनमें आप हमेशा
आप ही बुलाई जाती हैं, यानी आप सिलेक्ट की गई हैं। हाँ। उनकी कुछ वानगी हम सुन सकते हैं क्या? एब्सोल्युटली सर। एक मेरा बहुत ही प्यारा कैरेक्टर है जो कि सीमेंट मिक्सर है, और उसका नाम है डीजी, जो बॉब द बिल्डर में आता है। ओके। तो मैं बहुत ही मतलब श्योर रहती हूँ कि जो कैरेक्टर्स मैं कर रही हूँ उसमें एक भी लफ्ज़ मैं गलत ना बोलूँ जो कि बच्चों को अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो मैं ऐसा मानती हूँ कि ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं वैसी ही बातें करूं जो बच्चों को अच्छी लगे, और जो गलत है वो मैं कभी ना बोलूं अपने कैरेक्टर की मुंह से। जी। अब यहाँ मैं एक सवाल सवाल ये बनता है कि आप अपनी नैतिक जिम्मेदारी को समझती हैं। जी। एक कलाकार होने के नाते आपकी कोशिश होती है कि आप बच्चों को आपके काम से कोई ऐसा संस्कार न दें जो उनकी गलत हो। लिए गलत हो। लेकिन जो चैनल होता है, जो चैनल में कई बार ऐसे लोग भी काम करा रहे होते हैं जो इन सारी चीज़ों की या तो परवाह नहीं करते या उनको बेसिक ही नहीं मालूम होता। कई बार उनको ही नहीं मालूम होता कि वो सही करा रहे हैं या गलत। तब क्या उस तरह से जो लोग वहाँ आपसे काम करवा रहे हैं उनसे कभी कोई बहस, कोई झड़प, कोई मतलब जिसको कहना चाहिए कि एक डिस्कशन जैसा, हॉट डिस्कशन जैसा, हेल्दी डिस्कशन, हाँ, वो होता है? जरूर होता उससे है, कैसे निपटती बिल्कुल हैं आप? होता है। तब मैं अपना जो मैं माँ हूँ ये वाला हथियार सामने रख देती हूँ कि मैं एक माँ हूँ, मेरी बच्ची ये नहीं देखेगी या मैं नहीं चाहूंगी कि वो ये सुने, तो मैं वो चीज़ नहीं बोलूँगी। और अभी 30 साल काम करते ना, उतना तो मुझे लगता है हक आ गया है कि मैं अपने लाइंस बदल सकती हूँ, या फिर ऑब्वियसली उनकी अनुमति लेकर थोड़ा सा स्टैंड अपना एक क्लियर होता है। और मुझे लगता है जैसे निंजा हथौड़ी है, ठीक है, तो जो जापानीज कैरेक्टर है उसमें तो उतने मॉरल्स और वैल्यूज वो बताता नहीं है, पर एंड क्रेडिट में या फिर एंड शॉट में वो कुछ तो भी बच्चों से बात करता है। वहाँ पे मैंने खुद शुरू कर दिया ये चीज़ कि कुछ अच्छा सा उनको एक हाथ लाइन बता दूँ, जैसे अपनी मम्मी डैडी की सुनो, या फिर अपना होमवर्क करो बाद में कार्टून देखो, या फिर ये जो चीज़ें हैं ना, तो मैंने वो अपनी अपनी डेवलप करी हैं, पर अनुमति लेके की है, और वो भी मना नहीं करते। जाहिर है और कोई जब एक आप 30 साल पॉजिटिव डब चेंज कर रहे देंगी हो आप। तो आपको एक अंदाजा तो आ जाता है कि ये सही है, ये गलत है। तो हम तो कगार पे खड़े रहते हैं, थोड़ा सा लेफ्ट में जाए तो सही चीज़ नहीं है, और ज़्यादा राइट हो जाए तो वो भी सही नहीं है। जी। तो ये बैलेंस करना ना बहुत ज़रूरी है एज एन आर्टिस्ट। तो निंजा की आवाज़ में एक मैसेज हमारे बच्चों के लिए दे दो। वो हमारे विविध भारती के भी बहुत से बच्चे जो हैं वो लिसनर हैं और उनकी माँ तो हैं ही, तो एक मैसेज हो विविध जाए। भारती की ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आजकल के ज़माने में जब बच्चे बस अपनी कह रहे हैं, अपनी बोल रहे हैं, वहाँ पे सुनने की आदत आपने डाली है। यू हैव मेड गुड लिसनर्स, जी। जो कि बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि ये विविध भारती की सबसे बड़ा यश है कि उन्होंने अच्छे लिसनर्स बनाए हैं। तो उनके लिए निंजा हथौड़ी कहेगा, डिंग 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 डिंग, मेरा नाम निंजा हथौड़ी है। मैं आप सबको यही बताना चाहता हूँ, जीतने के लिए अनोखे हथियार की ज़रूरत होती है। आपको पता होना चाहिए आपका अनोखा हथियार क्या है। डिंग 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 डिंग। मुझे ऐसा लगता है कि मन नहीं भरा होगा श्रोताओं का, तो आपके कैरेक्टर्स में से कोई एक और कैरेक्टर? ओ, मेरा सबसे फेवरेट था डेक्स्टर्स लैब में डीडी को डब करती थी मैं, जो डेक्स्टर की बहन होती है। तो वो बीच बीच में जाके उसके एक्सपेरिमेंट सारे ख़राब कर देती थी। तो वो ऐसे बोलती थी, डेक्स्टर, ये बटन क्या करता है? और जैसे वो डीजी जो मैं बता रही थी आपको, सीमेंट मिक्सर है, उसकी कुछ लाइंस बहुत फेमस हो गई थी, तो ऐसी थी, वो बस हंसती रहती है। अब्बा, ये रोलिया माँ कहाँ है? कहीं वो विविध भारती तो नहीं चले वो विविध भारती में ही है, आपको मिलेंगे थोड़ी देर में। एक अच्छे डबिंग आर्टिस्ट को एक अच्छा, उसका एक ऑब्जर्वेशन है वो भी अच्छा होना चाहिए। बहुत अच्छा होना चाहिए, ताकि आप दूसरों के लकब पकड़ सको उनके ऑब्जर्वेशन से। उनका जो एक छोटे छोटे न्यूसेंस होते हैं वो अगर पकड़ो, जैसे आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, पब्लिक प्लेस पे हो, तो आपको 10 कैरेक्टर तो वही मिल जाएंगे। कौन किस तरह से बात करता है, कौन कहाँ पे पॉज देता है। मेरी एक दोस्त है वो ऐसी हंसती तो ये मैंने कहीं यूज़ कर दिया। या फिर जैसे मेरी बच्ची है, वो 2 बार बोलती है, एक बार आई नहीं बोलती, आई 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 मतलब वो एक बार आई नहीं बोलेगी,
वो 2-3 बार, तो वो मैंने कहीं से भी पकड़ लिया। तो जैसे अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे कुछ लोग बहुत आराम से बोलते हैं तो वो धीरे धीरे सोचते हुए ना, तो वो भी मैंने अपने कैरेक्टर में एक बार डाल दिया। तो वो है ये सारे ऑब्जर्वेशन डबिंग में काम आते हैं। बहुत ज़्यादा। अच्छा मेघना, आपने फिल्मों के लिए यानी हिंदी फिल्मों के लिए किस तरह की डबिंग की है? काफ़ी सारी की है। अब एक्चुअली ना मेरे मम्मी डैडी ने और मैंने ना कभी लिख के नहीं रखा कोई भी चीज़। जैसे आते गए हम लोग आगे बढ़ते गए। जैसे मतलब एक थोड़ा सा उसको वेबसाइट है या कुछ है वैसे प्रमोट नहीं किया, जो कि आजकल बहुत करते जाते हैं। तो मुझे लगता है उसमें मैं थोड़ा सा ना एक सोशल मीडिया पे अपने आप को प्रेजेंट करना, उन सब मार्केटिंग में थोड़ा सा पीछे रह गई। पर ठीक है, मतलब उससे लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता जरूरत अभी। नहीं है आपको। हाँ, ज़रूरत नहीं है। पर हिंदी फिल्म डब करते वक्त काफ़ी टाइम ऐसे होता है कि जब हीरोइंस को टाइम नहीं होता डब करने के लिए, तो हम वो डब कर देते हैं। फिर वो सेंसर के लिए निकल जाती है फिल्म, और फिर वापस वही हीरोइंस जो है अपने अपने आप डब करती हैं। कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी हीरोइन को डब किया और फिर बाद में वही वॉइस रिलीज भी हो गई? नहीं, वैसे तो बहुत कम बार हुआ है, पर जो नई नई हीरोइंस आती हैं उनके लिए तो काफ़ी बार डब करते हैं। और मतलब बहुत टाइम ऐसे भी होता है कि वो बोले और एक्सप्रेशन दो, और एक्सप्रेशन दो। मतलब कई बार ऐसा होता है कि नहीं दिख रहा है चेहरे पे, फिर भी डायरेक्टर्स करवाते हैं कि वो डबिंग करवाते ही इसलिए हैं ताकि वो जो गलती वहां पे कर नहीं, चुकी अभी तो है। मैं आपसे पूछती हूँ। आप हमेशा से डबिंग डायरेक्टर रहे हो, काफ़ी अच्छी अच्छी एनिमेशंस के लिए आपने काम करा हुआ है। मैं 30 साल से हूँ तो आप 32 साल से हो। तो आपने तो क्वार्टर इन पे भी डबिंग करा हुआ है, जब टेक्नोलॉजी भी नहीं थी तब से आप काम कर रहे हो। तो तब का काम और आज का काम, आपको क्या फ़र्क महसूस होता है एज एन डायरेक्टर? अगर आज के समय की बात करें तो आज तो बहुत इजी हो गया है। इस बात को तो आप भी मानती होंगी कि डबिंग आज बहुत मतलब पहले के की तुलना में आज बहुत सरल हो गई है। क्योंकि पहले जब क्वार्टर इंच पे डबिंग होती थी, रिकॉर्डिंग होती थी, डबिंग तो छोड़ दो, एक वाइल्ड रिकॉर्डिंग भी अगर होती थी तो वो भी बहुत मुश्किल थी कि अगर एक फंबल हो गया तो आपको वापस से पूरा का पूरा वो पूरा सेक्शन आपको वापस से रिकॉर्ड करना होता था। अब आज तो आपका ऐसा है कि आपको फ़ोन आता है स्टूडियो से, अरे वो कल जो आप फिल्म डब करके गए थे उसमें वो दो वर्ड गड़बड़ हैं, आप एक काम कीजिए, आप फ़ोन पे करके भेज दीजिए, हम काट के चिपका लेंगे। ये ओके। आपके साथ भी ऐसा होता हाँ होगा। हाँ हाँ तो ये तो बहुत इजी हो गया है आज। हाँ। पहले ग्रुप में रिकॉर्डिंग होती थी, पहले ग्रुप में डबिंग होती थी, 4-4 5-5 माइक लगते थे, सेपरेटर्स उसके बीच में लगा करते थे, पूरे सारे के सारे आर्टिस्ट बैठ के पूरी एक टेक में वो रिकॉर्डिंग की कोशिश करते थे, डबिंग की परफेक्ट कोशिश परफेक्ट। करते थे। हाँ हाँ। आज की तारीख में छोटे छोटे स्टूडियो हो गए हैं, कबूतर के दड़वे के जैसे स्टूडियो हैं, जहां सिर्फ एक कुर्सी लग सकती है और बड़ी मुश्किल से आर्टिस्ट वहां बैठता है और वो माइक को इस तरह से आपके मुंह से लगा देते हैं कि अगर जरा सा हिले आप तो माइक आपके मुंह में लॉलीपॉप की तरह चला जैसे जाए। प फ ब भ है, उनको ब्लोज आ जाएंगे, हाँ, वो या हो फिर ये जाएगा। सारी छोटी छोटी चीजें। और एक पूरा ड्रामा करना है, 6 लोगों का सीन है, तो एक एक सिंगल आर्टिस्ट आता है, रिकॉर्ड करता है, चला जाता है। उसको मालूम नहीं कि सामने वाले का रिएक्शन क्या है, उसने क्या क्यू दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ है। वो वहाँ उसको पता भी नहीं होता आज की तारीख में कि वो जो स्टोरी रिकॉर्ड कर रहा है या डब कर रहा है उसकी स्टोरी है क्या। उसको तो सामने बैठा बंदा बता कि इसमें ये एक्सप्रेशन चाहिए, आप दे दो, खत्म हो गया। तो सारा इंस्टेंट हो गया, मतलब आप बोल इंस्टेंट रहे हो। हो तो गया। देर आर टू थिंग्स कि एक पारंपरिक डबिंग है और एक आधुनिक डबिंग है, और हम दोनों बीच में फंसे हुए। हाँ, आत्मा जो है इसके बीच में कहीं फुटबॉल की तरह घूम रही है। पर उसके प्रोज एंड कॉन्स भी है कि पहले हम लोग कैसे पूरा दिन एक ही एपिसोड करते थे, अब 1 घंटे में एक एपिसोड करते हैं। ठीक है, वही जैसे आपने पहले बातचीत में कहा था, क्वालिटी और क्वांटिटी। आज क्वांटिटी है, क्वालिटी नहीं है। आप अगर इस बात को बहुत अच्छे से समझना चाहें तो डब किए हुए सीरियल को टीवी पे जब आप देखते हैं तो उसको आप आंख बंद करके देखिए, तब आपको समझ में आएगा। क्या बात। सारे के सारे कैरेक्टर एक लेवल पर बोलते हुए सुनाई देंगे आपको। अच्छा, ये बहुत अच्छा थॉट दिया आपने। मैं अपने लिसनर्स को भी बताना चाहूंगी कि जैसे सरा भी बोल रहे हैं कि आंख बंद करके वो उसको चीज सुनिए, सुनिए। आपको सारे कैरेक्टर एक ही लेवल पर बोलते सुनाई देंगे। इवन आपका अपना कैरेक्टर भी आपको एक ही लेवल पर सुनाई देगा, उसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं होगा। जबकि जैसे मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इस लाइन को कितनी बार बोला जा सकता है?
मैं तुमसे प्यार करती हूँ। इसका मैं मतलब तुमसे भी प्यार समझा। करती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। नहीं, अब जैसे मैं अगर आपको समझाने जाऊं तो उसका मैं मतलब भी आपको बताऊंगा। इसमें तो आपने एक्सप्रेशन अलग अलग दिए हैं, जी। मैं कोई भी नहीं, मैं प्लेन बोलूंगा आपको। हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसका मतलब है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, कोई और नहीं करता। तो स्ट्रेस में पे आना चाहिए, मैं तुमसे प्यार करता हूँ तुमसे मतलब पे आना चाहिए। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, उससे नहीं करता हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, नफरत नहीं करता हूँ। तो मैं प्यार। तुमसे प्यार करता हूँ, मानो इस बात को, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, हाँ। यही सच है। तो ये सारी चीजें आज डबिंग में नहीं मिलती हैं। मैं क्लैप करना चाहती हूँ। खैर, तो ये सारी चीजें मैंने ये इसलिए कहा कि ये आज डबिंग में इसलिए नहीं की जाती कि वहां टाइम परमिट नहीं करता आपको, क्योंकि अगर आप एक्सप्रेशन देंगे तो लिप सिंक छूट जाएगा। पर अभी आप जो बातें बोल रहे हैं तो वो लिसनर्स अपनी खुद की जिंदगी में भी अपना सकते हैं कि किस बात पे जोर देना है। वो तो एक वो खैर, अगर थोड़ा अपना, वो तो एक संवाद की कला है। आप हाँ, किस थोड़ा तरह सा, से अपनी बात इंप्रेसिव तरीके से कर हाँ सकते हैं हाँ, बातचीत को। जो कि आप जब से शुरू हुआ है तब से कर रहे हैं। चलिए ठीक है। तो ये विक्रम जोशी यानी मेघना जो है, शादी के बाद मेघना एरंडे से मेघना जोशी हो गई हैं। तो हाँ, ये कहानी भी थोड़ा बता दो, क्या ये विक्रम इसी कहीं किसी स्टूडियो में मिल गए, या पिताजी ने कहा कि ये भी एक प्रोजेक्ट है, इसको भी पूरा करना है? हाँ, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। क्योंकि मैंने जैसे बताया कि मेरे आई बाबा बहुत ही सिंपल है और बहुत ही मतलब संस्कारी, उनको वो सब चीज़ें हैं। तो उन्होंने ना पहले से वो मुझे थोड़ा सा ट्यून करके रखा था कि बेटी तेरी ना अरेंज मैरिज होगी, तेरे ना अरेंज ही होगी, देख लेना तू तो अरेंज करेगी। तो वो पहले से उन्होंने ट्यून करके रखा था। तो ये विक्रम का रिश्ता आ गया, ठीक है। तो उसके चाचा जी और मेरे मामा जी वो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में काम करते थे। तो उन्होंने, अरे ये मेरी भांजी, अरे ये मेरा भतीजा है, तो चलो उनसे मिलवाते हैं। पर ये साहब तो है कि उनको ऐसे कुछ दिखाने वाला, वो सब चाय नाश्ते वाला सीन बिल्कुल पसंद नहीं, बहुत ही मॉडर्न है। तो वो उनका जो रेस्टोरेंट था सैफरन स्पाइस, वहाँ पे उसकी मॉम ने मुझे बुलवाया। तो मेरी जो स्कूल फ्रेंड थी, जो उसकी चाची थी, वो मुझे वहाँ पे लेके गई। अरे ये तो इसकी फ्रेंड है, निकिता की फ्रेंड है। उसने हाय हेलो किया, फिर हम दोनों बातें करने लगे और उसका और मेरा फील्ड सेम था। और जब मैंने उसको बताया कि मैं एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ, तो वो बिल्कुल समझ गया कि मैं क्या काम करती हूँ। तभी मेरे मन ने कहा यही मेरा पति होगा, क्योंकि उसके पहले जो 2-3 रिश्ते देखे थे, उनको वॉइस ओवर आर्टिस्ट क्या होता वो पता नहीं था। तो तभी मेरा मूड ऑफ हो जाए, है ये नहीं चाहिए, उसको तो पता भी नहीं डबिंग आर्टिस्ट क्या है। पर ये विक्रम पहला आदमी था जिसने इमीडिएटली समझा, हाय ये मेरे को काम करने देगा, अब इसी से शादी बनाते हैं। और उनकी आंखें भूरी है, तो वो मेरा हमेशा से ना बचपन से एक सपना था ओह, कि उनकी आंखें नीली या हरी होनी चाहिए और वैसी आंखें हैं। पर वेरी वो उन्होंने बच्चे को नहीं दी, तो मैं बड़ा मूड ऑफ हो गया वापस। ईरा की आंखें मेरी तरह हैं, विक्रम की तरह नहीं है। तो वो 2 चीज़ें थी कि एक तो उसने मेरा वॉइस ओवर आर्टिस्ट होना उसको पता था क्योंकि वो इसी फील्ड के हैं, और दूसरी उनकी आंखें। तो वो 2 चीज़ों में मैं थोड़ा मार खा गई। मेघना, ये आंखें देखकर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं। हमारी जिंदगी में कई ऐसे पल आते हैं, कई ऐसे लोग होते हैं जिनको देखकर हम बहुत सी चीज़ें भूल जाते हैं, जिनके ख्यालों में गुम हो जाते हैं। लेकिन कई पल ऐसे भी आते हैं जो हमको प्रेरित करते हैं कई कुछ नया करने के लिए। आपने जीवन में बहुत कुछ नया नया किया है, बल्कि आप जो काम करती हैं वो हर रोज़ एक नया काम होता है, जी, ज़िंदगी में हमेशा एक नई ताजगी बनाए रखता है। ज़रूर। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर आज की तारीख में हुँ, एक लड़की हुँ, एज ए करियर हुँ, इस फील्ड को चुनना चाहे, इस फील्ड में जाना चाहे, तो क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? क्या एजुकेशन उसकी, क्या कोई बैरियर है इसमें? क्या एजुकेशन कोई फिक्स यही होना चाहिए, या कोई एजुकेशन ना हो? देखो, मैं पर्सनली इसको कितना जानता हूँ ये अलग बात है, लेकिन आप एक सफल कलाकार के नाते अगर इस बारे में बताएंगे तो जो हमारी लिसनर हैं वो काफी प्रेरित होंगे। आप स्पेशली फीमेल ओरिएंटेड पूछ रहे हो, इसलिए जी मैं ये जी बात कर रही हूँ कि जी, बिल्कुल। मैंने तो एमए करा हुआ है यूनिवर्सिटी से अपनी। और मुझे लगता है कि क्वालिटीज़ में सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि आपको आपकी आवाज़ कैसी है ये पता होना चाहिए। ठीक है, आपको अपना अपना समझ में आ जाए, मेरी आवाज़ बेसी है, मेरी श्रिल है, मेरी थोड़ी सी हस्की है। तो अपना जो पोत एक ये होता है, तो वो आपको खुद का टोन पता होना चाहिए। सेकंड, आप जब भी डबिंग करते हो, आप परफॉर्म करते हो, तो यू नीड टू बी एन आर्टिस्ट। जैसे आप स्टेज पे परफॉर्म करोगे वैसे सेम एक्सप्रेशन अगर दोगे तो वो बहुत अच्छी डबिंग होगी। थर्ड, आपको अच्छी तरह से पढ़ना आना चाहिए, मतलब यू भाषा। शुड रीड भाषा,
उस जिस पे भाषा में कमांड, आपको करना हाँ उस पे कमांड होना चाहिए। और डेफिनेटली लड़कियों के लिए बहुत अच्छा ये है कि आप अपना घर भी संभाल सकते हो, बच्चों का भी ध्यान रख सकते हो। पार्ट टाइम के तौर पे ये बहुत अच्छा ये एक ऑप्शन तो नहीं बोलूँगी, पर एक अच्छा करियर हो सकता है कि जहाँ पे आपको एडजस्ट करते हैं कि मैं दोपहर में डबिंग करना चाहूँगी 4 घंटा, तो मैं दोपहर में 4 घंटा डब कर सकती हूँ। अच्छे खासे पैसे भी मिलते हैं और एक सेटिस्फैक्शन जो मिलता है वो बहुत ही अलग होता है। तो आई वुड डेफिनेटली से कि डबिंग करता है, पर इसको लाइटली मत लो। लोगों को लगता है हाँ हाँ ठीक है हो जाएगा, कोई भी डबिंग करता है, कोई भी। ऐसे नहीं होता, उसके लिए भी एक साधना है, उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। हर एक टेक है जिसमें कहीं पे स्मैक है, कहीं पे इनहेल है, कहीं पे एक्सेल है, पॉज किया हुआ है, टोनेशन कैसा है। आप अपना खुद का नहीं कर सकते, जो कैरेक्टर का है उसको आपको आत्मसात करना है। दिस इज नॉट यू हु आर परफॉर्मिंग, यू आर बीइंग दैट कैरेक्टर। तो उस कैरेक्टर की उस टाइम पे जो साइकी है वो आपको पता होनी चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक आत्मसमर्पण है और परक आया प्रवेश, वो अगर आप कर सकते हो तो आप अच्छी डबिंग कर सकते हो, एंड दिस इज अ वेरी गुड प्रोफेशन। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन? आप ठीक से पढ़ सकते हो, यही बहुत है। स्क्रिप्ट तो पढ़नी चाहिए, और एजुकेशन मतलब यू शुड बी अवेयर ऑफ थिंग्स विच आर हैपनिंग। कि अगर समझो आपको कुछ इंटरनेशनल तौर पे डब करना है और आपको उस चीज़ के बारे में बिल्कुल पता ही नहीं है, जनरल नॉलेज भी नहीं है, देन यू आर लॉस्ट। पर उस बारे में अगर आपको पता है तो आपका परफॉर्मेंस और एनहांस होगा। तो एजुकेशन मैं चाहती हूँ कि ऐसे देयर इज़ नो पर्टिकुलर एजुकेशन एज सच, पर आप ठीक से स्क्रिप्ट पढ़ पाओ और आपको 4 चीज़ें पता होनी चाहिए। आप न्यूज़ भी देख लो तो भी आप एजुकेटेड हो जाओगे। जी। इट्स दैट सिंपल। और जब आप फील्ड में जाते हो तो थोड़ा ऐसा सा नहीं है। ओपन माइंडेड भी होना चाहिए। हाँ, और जब आप फील्ड में जाते हो तो ऐसा नहीं है कि आपको एक ही लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में डब करना है। हो सकता है आपको तमिल से हिंदी करना है, हो सकता है मराठी से अब हिंदी हम लोग करना तो है, तेलुगु से ज़्यादातर हिंदी जापानीज से करना है, हिंदी जैपनीज करते से हैं। करना है। हर भाषा की अपनी एक गति होती है एब्सोल्युटली। और उस गति को आपको हिंदी से मैच करना है। तो कहीं ना कहीं वो एक और तालमेल सिर्फ आपको हिंदी ही आना नहीं, चाहिए। आप किसी भी भाषा में डब कर सकते हो। हाँ, नहीं जैसे मतलब एड्स करते हैं तो मेरा कहने का एक ही मतलब यही है। लाइन आप 10 लैंग्वेजेस में भी बोलते हो ना जब ऐड करते हो। जी हाँ। तो लैंग्वेज शुड नॉट बी योर बैरियर। और ये तो आपने बता दिया कि एक करियर के तौर पर अगर किसी को इसमें जाना है, आपने कहा पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। और जो जब कि मैं अब कर रही हूँ कि अब कर रही हैं, लेकिन पहले तो आप फुल टाइम पहले थी। तो फुल टाइम थी, पर जब ऐसे लगा कि ये भी बहुत एज अ वुमन ना, आपके जो स्थितियाँ आती हैं, जैसे पहले आप सिर्फ बेटी हो रहते हो, फिर आप बहन होते हो, फिर आप बीवी बन जाते हो, फिर आप माँ बन जाते हो, फिर आप मतलब बहू भी हो। तो वो सारी चीज़ें ना लड़कियों को, जितने लड़कों को फ़र्क नहीं पड़ता कितने बजे भाई घर जाओ, ये करो वो करो, उनको उतनी घर की गृहस्थी की जिम्मेदारियां नहीं होती जितनी लड़कियों को होती हैं। तो वो भी बहुत अहम हिस्सा है। बस करियर करियर करते रहो, ऐसे नहीं होना चाहिए। और इसमें सारी चीजें एडजस्ट हो जाती हैं हो इस जाती है, फील्ड में। बिल्कुल हो जाती ये आप अपने अनुभव से बोल रही हैं। है। एब्सोल्युटली। तो ये बहुत अच्छी फील्ड है हाँ, आज की तारीख में। और आप इंडिपेंडेंट भी बन जाते हो ना, बिल्कुल आप निर्भर नहीं हो किसी पे। निर्भर नहीं होते हो। अब एक ऐसा सवाल पूछ रहा हूँ जिसका जवाब देने में थोड़ी हिचक होगी, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि ये मेघना की इनकम है। नॉर्मली एक डबिंग आर्टिस्ट जो अच्छी डबिंग आर्टिस्ट है, अच्छी आवाज़ है, बेहतर ड्रामा पंक्चुएशन ये वो है, अमूमन महीने में कितना कमा लेती है? मैंने का तो पता नहीं, पर एक एपिसोड का बता सकती हूँ। जैसे एक एपिसोड 500 रुपये से 5,000 तक, क्वालिटी और आपका एक्सपीरियंस और कौन से प्रोडक्शन हाउस में हो, क्या काम कर रहे हो, इस पे निर्भर करता है। तो अगर मैं हम कहूँगी उसको कि एवरेज लें, एपिसोड एक 500 रुपये से 5,000 तक का एक एपिसोड हो सकता है। और बेसिकली आप पहले क्राउड से शुरू करो, कि क्राउड में कर रहे हो तो वो पर डे आपका हो जाता है। फिर धीरे 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 आप अपने आप को डेवलप करो। आप पैसे के लिए काम कर रहे हो तो आप कभी आगे नहीं जा पाओगे। अगर आप खुद के लिए काम कर रहे हो, क्रिएटिविटी के लिए काम कर रहे हो, पैसे अपने आप मिल जाएंगे। जी, हम मान के चलते हैं एक एवरेज, ऑन एन एवरेज हम ऑन एन एवरेज मान के चलते हैं। मैं आपने जो बताया 500 से लेके 5,000 तक का, हम मान लें अगर कि 3,000 रुपये के आसपास, 2,500 3,000 रुपये के आसपास एक आर्टिस्ट को मिल रहा है, और अगर रोज़ उसको काम मिल रहा है तो 60-70 हज़ार रुपये महीने का वो आराम से कमा सकता है, बशर्ते वो अच्छा आर्टिस्ट है, उसको समझ है, आवाज़ अच्छी है और उसके रिलेशन अच्छे हैं। हाँ, मतलब खैर, ये हम तो हर इसको व्यक्ति कोई एक सापेक्ष बदलता रहेगा। बदलता है, हाँ। लेकिन हम इसको ये नहीं कह रहे हैं कि हमारी बात को आप ये लेके चलें और कि नहीं, फिर हम ना जो कह रहे हैं वही सही है। उतना ये भी मिलना चाहिए एक्सपोजर, कि आप वहाँ तक पहुँचो कैसे। देयर इज़ नो इंस्टीट्यूट और कुछ ऐसा है नहीं कि वहाँ पे हमारे लिसनर्स ऐसे ही पहुँच गए ऑडिशन देने। तो वो भी थोड़ा मुझे लगता है ना, इसमें एक 20% है ना, अपना नसीब, लक भी फैक्टर करता है। अब यहाँ आपकी बात से ही एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ
आपने कहा यहाँ कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, लेकिन ऐसे कई वर्कशॉप सुनने को मिलते हैं, ऐसे कई इंस्टीट्यूट कि आइए हम 7 दिन में आपको वॉइसिंग सिखा देंगे, आइए हम 7 दिन में आपको बड़ा बड़ा डबिंग आर्टिस्ट बना देंगे। क्या सचमुच किसी को कोई डबिंग आर्टिस्ट या बहुत बड़ा वॉइस ओवर आर्टिस्ट 7 दिन या 70 दिन में बना सकता है? मुझे लगता है मैं 30 साल में अब तक बेस्ट नहीं बन पाई। तो 7 दिन, ये आई डोंट नो, इस पे मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहती क्योंकि मैं किसी चीज़ से जुड़ी हुई नहीं हूँ और आज तक मैंने कभी वर्कशॉप कंडक्ट नहीं करा है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आई एम स्टिल अ स्टूडेंट। जी। वहाँ पे ना आप उनको गाइडेंस दे सकते हो पर इसका कोई साइंस नहीं है, या आपको भगवान जो हुनर देता है उसी को आगे बढ़ाना है और वो हर एक को नहीं मिलता। तो जैसे गाना है उसका एक शास्त्र है, तो आप गाना सीख लिए तो आपके उसमें लेवल बढ़ते जाते हैं। पर डबिंग एक ऐसी चीज़ है जो भगवान ने आपको दी हुई है, उसका बस आप साइंस सीख सकते हो, पर वो कला मुझे लगता है कि ऊपर से ही लेकर आना चाहिए। तो उसको आप फाइन ट्यून कर सकते हो पर सीख नहीं सकते। हमारे जो सीनियर्स थे वो कहते थे कि कला आपके अंदर है तो वो कला यूं ही नहीं निखरेगी, कला करत की विद्या है, करते रहिए करते रहिए। तो ही फलेगी फूलेगी। एब्सोल्युटली। और अब वक्त आ गया है कि आज के इस प्रोग्राम को हम यहीं ख़त्म करें, लेकिन आपसे एक वादा ले रहे हैं, आपसे ये आपको ये वादा करना है कि आप दोबारा विविध भारती में आएंगी, हमारे एक और प्रोग्राम में हिस्सेदार बनेंगी, कुछ अपनी बातें करेंगी। और आज यहाँ से जाने से पहले थोड़ी सी अपनी कला की, अपने प्रतिभा की वानगी देते हुए जाएं। आप जो हमारे श्रोताओं से नमस्कार कहने वाली हैं, विविध भारती का जो धन्यवाद करने वाली हैं, वो अपने अंदाज में कीजिए। हाँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि मुझे आपने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया। जहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी आज मैं वहीं पे खड़ी हूँ, तो थोड़ा सा ग्राउंडेड फील कर रही हूँ। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगी 5 अलग अलग आवाज़ों में। जी ठीक है, तो पहले एक छोटा बेबी होगा, जी वो पहले थैंक यू बोलेगा, वो कहेगा कि मुझे यहाँ के विविध बातें में अच्छा लगा। फिर वो स्कूल जाने वाली लड़की होगी, फिर वो कॉलेज में जाने वाली लड़की होगी, फिर वो माँ होगी, फिर वो दादी होगी। जी ठीक है, तो क्योंकि हमारे लिसनर्स तो सारे एज ग्रुप सुनते हैं, जी हाँ, तो इसलिए सारे एज ग्रुप का एक ही लाइन होगा कि मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लगा विविध भारती में। तो पहले बेबी बोलेगा, क्या बेबी थोड़ी ना बात कर सकता है। बिल्कुल सही कहा। फिर वो स्कूल जाने वाली लड़की है, मुझे यहाँ विविध भारती में आके बहुत अच्छा लगा है, थैंक यू। फिर वो कॉलेज में जाने वाली लड़की होगी, ओ वेल यहाँ विविध भारती में आके मुझे बहुत अच्छा लगा और जो रोमांटिक सॉन्ग्स थे वो बहुत ही प्यारे थे। फिर वो माँ है, अगर भाई बहुत अच्छा लगा विविध भारती में आके, वो ऐसे खुशबू है ना जो बचपन में स्टूडियोज में आती थी वो फिर से मिल गई, थैंक यू दुबे जी, अब बहुत अच्छे हैं, थैंक यू। अभी वो दादी होगी, विविध भारती में आके बहुत अच्छा लगा, ये तो पुण्य का काम कर रहे हैं आप, थैंक यू। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज भरपूर मनोरंजन के साथ बहुत सी काम की बातें भी आपने सुनी होंगी। अब इसी के साथ मैं विविध भारती की तरफ से मेघना एरंडे को देता हूँ बहुत सारा बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।